नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल साइंस विद एजुकेशन पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को निरंतर बनाए रखे होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे ज्वार के बारे में। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे ज्वार का परिभाषा के बारे में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ज्वार के प्रकार के बारे में कि ज्वार कितने प्रकार के होते हैं, किन किन कारणों से बनते हैं। तो बिना किसी देरी के हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए कि ज्वार के प्रकार। टाइप्स ऑफ टाइड। अगर इनके प्रकार की बात किया जाए तो ये प्रायः दो प्रकार के होते हैं। समझिए, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला लिखिए लघु ज्वार, लघु ज्वार या निम्न ज्वार, और दूसरा होता है दीर्घ ज्वार, दीर्घ ज्वार या बृहद ज्वार। सबसे पहले समझ लीजिए कि ये किन किन कारणों से बनते हैं, तो हमारे साथ नोट करते हुए और समझते हुए चले। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि लघु ज्वार, तो अगर इनकी बात किया जाए कि ये कब बनते हैं, तो लघु ज्वार जो होते हैं वो पूर्णिमा और अमावस्या के दिन बनते हैं। अमावस्या के दिन। अब आपके मन में क्वेश्चन उठता होगा कि पूर्णिमा और अमावस्या के दिन क्यों बनते हैं। तो ये पूर्णिमा और अमावस्या के दिन इसलिए बनते हैं क्योंकि इस दिन पृथ्वी और चंद्रमा और सूर्य एक सीधी रेखा की स्थिति में होते हैं। तो ऐसे यहां नोट कर लीजिए कि इस दिन जो होते हैं वो पृथ्वी और चंद्रमा और सूर्य एक सीधी रेखा में होते हैं। इसीलिए जो लघु ज्वार होते हैं वो पूर्णिमा और अमावस्या के दिन बनते हैं। अब अगर बात किया जाए दीर्घ ज्वार की, तो ये बनते हैं, लिख लीजिए, ये शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के 7वें या 8वें दिन बनते हैं, दिन बनते हैं। एक बार फिर से समझिए कि जो लघु ज्वार सॉरी एक बार फिर से समझिए कि जो लघु ज्वार होते हैं वो पूर्णिमा के दिन या अमावस्या के दिन बनते हैं, क्योंकि इन दिन पृथ्वी और चंद्रमा और सूर्य एक सीधी रेखा में लंबवत होते हैं। इसीलिए लघु ज्वार पूर्णिमा और अमावस्या के दिन ही बनते हैं। अगर दीर्घ ज्वार की बात किया जाए तो ये शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के 7वें या 8वें दिन बनते हैं, क्योंकि इन दिन जो होते हैं वो मून मतलब चंद्रमा, सन और अर्थ ये समकोण स्थिति में होते हैं। फिर से समझिए, जो दीर्घ ज्वार होते हैं वो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के 7वें या 8वें दिन इसलिए बनते हैं क्योंकि मून और सन और अर्थ मतलब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी समकोण स्थिति में होते हैं। इसीलिए दीर्घ ज्वार शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष के 7वें या 8वें दिन बनते हैं। इनके दोनों के बीच की जो डिफरेंट होती है, मतलब इनके ऊंचाइयों में जो अंतर होता है वो 20% का होता है। तो इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में समझेंगे कि जो दीर्घ ज्वार होते हैं और लघु ज्वार होते हैं, इनके बीच के ऊंचाइयों के बीच का जो अंतर होता है वो 20% का होता है। एक बार फिर से समझ लीजिए, ज्वार जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, पहला लघु ज्वार और दूसरा दीर्घ ज्वार। लघु ज्वार जो होते हैं ये पूर्णिमा या अमावस्या के दिन बनते हैं, क्योंकि इन दिन सूरज, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा के स्थिति में होते हैं। इसीलिए ये अमावस्या या पूर्णिमा के दिन बनते हैं।
दीर्घ ज्वार की अगर बात किया जाए तो दीर्घ ज्वार जो होते हैं वो शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष के 7वें या 8वें दिन बनते हैं, क्योंकि मून और सन और अर्थ जो होते हैं वो समकोण की स्थिति में होते हैं। आशा करते हैं आप सभी लोग समझ गए होंगे। अगला पॉइंट नोट करेंगे हम लोग कि इनके बीच का जो अंतर होता है, दोनों के बीच का अंतर 20% का होता है। इनके ऊंचाइयों में जो अंतर होता है वो लगभग 20% के अंतर पर होता है। तो आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग समझेंगे कि ज्वार आने के क्या क्या लाभ होते हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग समझेंगे कि ज्वार आने से क्या क्या लाभ होते हैं। तो आशा करते हैं आप सभी लोग नोट कर चुके होंगे। अब हेडिंग डालिए ज्वार आने के लाभ। सबसे पहले अगर बात किया जाए कि ज्वार आने से क्या क्या लाभ होते हैं तो इसमें लिख लीजिए, हेडिंग डालिए ज्वार आने के लाभ। सबसे पहला पॉइंट नोट कर लीजिए कि इससे ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। ज्वार आने से पहला लाभ ये लिखिए कि ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। पहला पॉइंट नोट कर लीजिए, ज्वारीय ऊर्जा का एक बार फिर से समझिए। ज्वार आने के लाभ की अगर बात किया जाए तो इसमें पहला पॉइंट नोट करिए कि ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन होता है इससे। नेक्स्ट पॉइंट नोट कर लीजिए कि ज्वार आने से जो तटीय क्षेत्र में जल होती है वो जल की मात्रा बढ़ जाती है। तो लिख लीजिए ज्वार आने से तटीय जल की मात्रा बढ़ जाती है और इसी से मछली का जो उत्पादन होता है वो ज्यादा होता है। तो इसमें लिख लीजिए मछली के उत्पादन में वृद्धि होती है। मछली के उत्पादन में वृद्धि होती है। पहला पॉइंट नोट कर लीजिए कि ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। नेक्स्ट पॉइंट में नोट करिए ज्वार आने से तटीय जल की मात्रा बढ़ जाती है और मछली के उत्पादन में भी वृद्धि होती है। आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। बहुत ध्यानपूर्वक समझिए कि ज्वार आने से तटीय जल की मात्रा बढ़ जाती है, इसलिए नौका गमन जो होता है वो अधिक हो जाता है। जल की मात्रा बढ़ जाती है इसलिए नौका गमन अधिक हो जाता है। इसमें आशा करते हैं आप सभी लोग नोट कर चुके होंगे। इसमें लास्ट पॉइंट नोट कर लीजिए कि जो समुद्री भोजन होते हैं, समुद्री भोजन जो होते हैं वो ज्वार आने के कारण तटीय क्षेत्र में आ जाते हैं। तो इसमें लिख लीजिए समुद्री भोजन तटीय क्षेत्र में आ जाते हैं। तटीय क्षेत्र में आ जाते हैं। आशा करते हैं आप सभी लोगों को ज्वार के प्रकार समझ आया होगा। आपको क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे महासागरों की लवणता। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे महासागरों की लवणता। तो आप सभी लोगों से निवेदन है
क्लास को अपने सभी दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक सबसे पहले पहुंचे और अपनी तैयारी को बहुत मजबूती के साथ निरंतर बनाए रख पाएं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।